सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसे 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना है? तो आंसर होगा अद्वैत नायर को। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नायका की सह संस्थापक और नायका फैशन की सीईओ अद्वैत नायर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना है। तो इस सम्मान के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जिनकी उम्र 40 साल से कम हो और वे अपने संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हों। ये जो नायका कंपनी की हम लोगों ने बात की है, ये एक ब्यूटी एंड फैशन ई कॉमर्स कंपनी है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं इसके। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना होती है 1971 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में और इसके संस्थापक हैं क्लॉस स्वेब जो एक जर्मन इंजीनियर थे। वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं बॉर्ज ब्रेंडे। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपने कई बार सुना होगा। जब भी हम रैंकिंग एंड इंडेक्सेस में बात करते हैं तो कई तरह के इंडेक्स, कई तरह के सूचकांक ये जारी करता है। कुछ एक मैं आपको बताऊं तो एक तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सेस जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हमारा अवार्ड वाला प्रश्न था, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये सारे मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं और जितने भी अवार्ड्स यहां पे रिवाइज कराऊंगा ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि देखो, अभी हमने पढ़ा था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये इसका तीसरा संस्करण है, मतलब तीसरा एडिशन है। किसको मिला? अमिताभ बच्चन। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये मिला मिशेल टेलाग्रेन को। एरास्मस पुरस्कार मिला अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार के लिए चुना गया रिकेन यामामोटो को। मिस वर्ल्ड 2024 चुना गया क्रिस्टिना प्लिस्कोवा को, चेक रिपब्लिक की हैं। 2023 का जेडी बिरला पुरस्कार मिला डॉक्टर अदिति सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 58वां किसे मिला? 2 जनों को मिला था, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार के लिए चुना गया इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला अभी रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान, ये असम का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, ये इसके लिए चुना गया या ये मिला हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला बीआर कंबोज को। और 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया था रुइक सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी हिंदी भाषा में तो मिला है संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, और अंग्रेजी का मिला नीलम शरण गौर को उनके नॉवेल रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। अभी 33वां व्यास सम्मान मिला पुष्पा भारती को उनके उपन्यास यादें यादें और यादों के लिए, और 33वां सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए। तो लगभग 15 से 16 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए अवार्ड से संबंधित, और आप देख सकते हो ये सारे के सारे अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे 2024 के ही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में हमने ये पढ़े हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स है पिछले 3 महीने का, तो याद रखना है भैया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या पीडीएफ में आपको पैनल वाली पीडीएफ देता हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो हर साल 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। याद रखना 15 से लेकर 21 अप्रैल तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह भी मनाते हैं। और अभी याद होगा 21 अप्रैल को ही हमने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में भी मनाया था। चलो डे वाला प्रश्न आ गया। एक बार फिर से अप्रैल महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। और अगर आपको ये चीजें याद होने लगी है तो मेरे साथ साथ भी बोलना। बोलने से ये चीजें आपको और अच्छी तरह से और लंबे समय तक याद रहेंगी। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को एक तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस और नेशनल लाइब्रेरी डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को एक तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस,
14 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्वांटम डे और B.R. अम्बेडकर जी की भी जयंती थी, उसी दिन हम इक्वेलिटी डे के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस यानी कि आर्ट डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे और 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया। और बाकी 21 अप्रैल हम देख ही चुके हैं। तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हो चुके हैं। अप्रैल के अब मात्र 10 दिन बाकी हैं। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट डे आएंगे बार बार मैं आपको ये शीट रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये अप्रैल महीने की शीट है। और जब अगला महीना आ जाएगा वो आपको एक बार भी मैं अप्रैल महीने की शीट रिवाइज नहीं कराऊंगा, फिर हम अगले महीने की शीट रिपीट करेंगे या अगले महीने का रिवीजन करेंगे। तो आपके पास ये मात्र 10 दिन है, जितना आप रिपीट कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो, ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज का कर लो। अभी आपको लग रहा होगा जब भी डे वाला प्रश्न आता है मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं? इसीलिए करवा रहा हूं। 10 दिन के बाद नहीं कराऊंगा, फिर एक दिन भी नहीं कराऊंगा। तो अभी इतना रिवीजन कर लो कि आपको ये याद ही हो जाए। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जनरल जो मनोज पांडे हमारे आर्मी चीफ हैं, अभी इन्होंने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ हैं, थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे। अभी ये उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने एक हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम को रोकना और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। अच्छा, अभी उज्बेकिस्तान की यात्रा पर मैं आपको ले चलूंगा, दिखाऊंगा मैप में कहां पर है उज्बेकिस्तान, उसके स्टैटिक भी बताऊंगा। लेकिन आपको ये पता है अभी हमारे नए नेवल चीफ कौन है? भाई ये तो आर्मी चीफ है मनोज पांडे। नेवल चीफ कौन है? तो याद रखना दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और ये किन की जगह ले रहे हैं? R हरि कुमार की। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। हमारे पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी। और दूसरे कौन है जो अभी वर्तमान में है? अनिल चौहान। अब मैंने कहा उज्बेकिस्तान चलेंगे, तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। कैपिटल इसकी होती है ताशकंद, करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। अच्छा, उज्बेकिस्तान के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? डस्ट लिक एक्सरसाइज। ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा एप्पल। तो एप्पल कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024, जिसे आप बोलोगे वित्त वर्ष 2023-24, इसमें भारत से 10 बिलियन डॉलर के आईफोन को एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया है, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। एप्पल ने भारत में आईफोन का प्रोडक्शन किया था और किस स्कीम के तहत? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम 1 अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। तो इस स्कीम के तहत अगर कोई कंपनी भारत में प्रोडक्शन करती है तो उसे सरकार कई तरह की फैसिलिटी, कई तरह की सहायता प्रोवाइड करती है। देखो मैं आपको बता दूं कि आप में से अगर कोई एप्पल के फोन वगैरह चलाते हो, आईफोन वगैरह यूज करते हैं, तो शायद ये बात आपको न पता हो, तो एप्पल जो है ये अपने फोन हो गया या टैबलेट हो गया उसको खुद नहीं बनाता है। हाँ, एप्पल अपने प्रोडक्ट्स खुद तैयार नहीं करता है, उनका निर्माण खुद नहीं करता। वो तो केवल प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सॉफ्टवेयर वो बनाता है। वो अपने हार्डवेयर को अलग अलग विक्रेताओं से आउटसोर्सिंग करता है। भारत में ये जो एप्पल के आईफोन है ये 3 कंपनियां बनाती हैं। 2 तो ताइवान की कंपनी है, एक है फॉक्सकॉन, और ये भी ध्यान रख लो भारत में सबसे ज्यादा आईफोन यही कंपनी बनाती है, फॉक्सकॉन। एक दूसरी है पेगाट्रॉन और एक है विस्ट्रॉन। ये विस्ट्रॉन अब भारतीय कंपनी आप कह सकते हो, ये एकमात्र भारतीय कंपनी है जो कि आईफोन का निर्माण करती है, क्योंकि इसको 2023 में टाटा ने खरीद लिया था, तो ये भारतीय कहलाएगी। अब खैर प्रश्न में हम आते हैं, तो आपको याद रखना है वित्त वर्ष 2024 में भारत से निर्यात होने वाला सबसे बड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट कौन सा है? तो वो एप्पल कंपनी का आईफोन है। एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कैलिफोर्निया US में। और यहां से एक और पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि 3 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो भी आंसर होगा एप्पल है। अब एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं कि 3 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप वाली पहली कंपनी तो आपने कह दिया एप्पल है, इसके बाद दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं करंट अफेयर्स में, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किस किस को याद है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने, सेक्रेटरी? तो आंसर होगा सौरभ गर्ग। तो अभी केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसे हिंदी में बोलोगे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसमें नया सचिव नियुक्त किया है। किसे?
सौरभ गर्ग को। वैसे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के, तो राव इंद्रजीत सिंह है। बाकी ऑप्शन में देखोगे तो ये नलिन प्रताप, इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड बने थे। और इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के ये डायरेक्टर जनरल बने थे। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 6 वर्ष की तक्षवी वाघानी ने किस में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये 4 गेम्स आपके सामने हैं, तो किस गेम में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा स्केटिंग। तो मात्र 6 साल की बच्ची हैं ये तक्षवी वाघानी, इनका नाम है। इन्होंने स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अभी उन्होंने धरती से केवल 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई बनाए हुए 25 मीटर की दूरी तय की है, स्लाइड करके या ग्लाइड करके या स्केटिंग करके, जो भी आप बोल दे। ये आप फोटो में अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो 16 से धरती से 16 सेंटीमीटर ऊपर ये तार बंधे हुए हैं, तो बिल्कुल नीचे चिपक गई हैं। पैरों में स्केट्स लगा लिए हैं और ऐसे भुर्र से स्लाइड करती हुई, स्केट करती हुई वो 25 मीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली है और इसे लोवेस्ट लिम्बो स्केटिंग कहते हैं। तक्षवी की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद की ये रहने वाली बच्ची है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड पुणे की मनस्वी विशाल के नाम था और अब तक्षवी वाघानी के नाम है, जो 6 साल की बच्ची है। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत पे के नए सीईओ कौन बने हैं, तो आंसर होगा नलिन नेगी। तो भारत पे ये एक फिनटेक कंपनी है, जिस तरह से फोन पे होता है, गूगल पे होता है, उसी तरह से है ये भारत पे। और अभी इसके नए सीईओ बनाए गए, उनका नाम है नलिन नेगी। बात करें भारत पे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। इसके सह संस्थापक थे अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा और अब सीईओ बन गए नलिन नेगी। अच्छा, ये श्रीनिवास पल्लिया का नाम सुना है आपने, ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। विप्रो के भी नए सीईओ बने थे ये। और संजय नायर, ये एसोचेम के नए अध्यक्ष बने थे, संजय नायर इनका नाम है। और एमवी राव भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, हाल ही में किसे अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा पावुल्लुरी सुब्बा राव को। अच्छा, सुब्बा राव से एक नाम मुझे याद आता है, डी सुब्बा राव, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इनका नाम अभी हमने न्यूज में क्यों पढ़ा था, क्योंकि अभी इन्होंने एक बुक लिखी है। तो मैं यही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि उनकी बुक का नाम क्या है। और अगर डेली आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये बुक आपने जरूर पढ़ी होगी, बिल्कुल लेटेस्ट अभी हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में। अब देखते हैं आप में से किन किन को वो बुक याद है। ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, बताओ चलो कमेंट बॉक्स में लिख के। और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि आगे तो बढ़ते जा रहे हैं भैया, लेकिन पुराना पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, और ऐसा कब नहीं होगा, हमारे कहने से नहीं होगा। इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जो आप हर सब्जेक्ट में करते हो, जो आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो, जो रीजनिंग में आप प्रैक्टिस क्या है, वो रिवीजन ही तो है। एक ही एक चीज को बार बार दोहरा रहे हो, एक ही एक फॉर्मूले पे बार बार प्रश्न कर रहे हो। तो यहाँ पे भी रिवीजन मांगती है, ये भी रिवीजन मांगती है, क्योंकि ये भी आपको नंबर दिलाएगी। ये आप अपने शौक के लिए नहीं पढ़ रहे हो, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, नंबर के लिए पढ़ रहे हो। ज्ञान व्यान नहीं चाहिए आपको, और ज्ञानी बनना भी नहीं है। हमें सिलेक्शन लेना है, नौकरी चाहिए। तो अगर आप पुराने कंटेंट का, यानी कि पुराने करंट अफेयर्स का आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। 2 तरीके हैं रिवीजन करने के। तो पहला तरीका है कि खुद से अच्छे से नोट्स बनाओ और डेली 10 से 15 मिनट आपको निकालने हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए। कम से कम 10 मिनट तो निकालो यार 24 घंटे में से, और डेली करने हैं। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाता हूँ, 10 से 12 मिनट आपके लेता हूँ डेली। वो क्लास आप अटेंड कर दो। और मैं तो ये कहता हूँ वो क्लास आप कैसे भी अटेंड करो। आप घर का कोई काम कर रहे हो, कोई महिला है गृहस्थी संभालती हैं, ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपना घर संभालते हुए पढ़ रही है। बहुत सी बच्चियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं जो अपनी माँ की हेल्प करते हुए, घर का काम करते हुए पढ़ती हैं। हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, देखो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो रिवीजन वाले का यही फायदा है। अगर कोई लड़का है, वो घर पे टहल रहे हो, आप घूम रहे हो, पार्क में घूम रहे हो, महिला घर का काम कर रही है, बच्चे को खिला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो सामने वीडियो रख लो, ईयरफोन लगा लो, जैसे भी हो आप वो वीडियो देख लो। क्योंकि वो चीज़ें आपने सब पहले पढ़ी हुई है, तो ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। इतना डिटेल में मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि हमें रिवीजन करना है। प्रश्न बताता हूँ,
उत्तर बताता हूँ, थोड़ा बहुत डिटेलिंग बता देता हूँ, स्टैटिक बता देता हूँ, खत्म। तो वो आपका रिवीजन वैसे हो जाएगा। दोनों तरीके में से जैसे आपको सही लगता है वैसा करो, लेकिन करना जरूर है। तो ये तो आपके रिवीजन वाली बात हो गई। प्रश्न पे आते हैं हम फिर से। तो उत्तर क्या कहा हमने? पावुलुरी सुब्बाराव है। और ये कौन है? ये अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं पावुलुरी सुब्बाराव। और इनको अभी अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित फेलो उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, आर्यभट्ट से आप सबको याद आ गया होगा या दिमाग में चल रहा होगा कि आर्यभट्ट तो एक उपग्रह भी था, सैटेलाइट भी था, जो कि भारत का पहला सैटेलाइट था। अच्छा, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से 3 तरह के अवार्ड मुझे याद आते हैं जो कि अभी इसरो को मिले थे। 2 अवार्ड मैं आपको बता रहा हूं, एक आपको बताना है। और ये तीनों चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ही मिले थे इसरो को। एक का नाम है एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड और दूसरा है लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड। और तीसरा वाला भी आपको बताना है, बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि अमेरिका ने दिया था। बताओ। अच्छा, वैसे इसरो का लक्ष्य क्या है स्पेस स्टेशन बनाने का? तो वो भी याद रखना 2035 है। और चांद पर आदमी भेजने का, इंसान भेजने का लक्ष्य हमारा 2040 है। और अंतरिक्ष में मलबा हटाने का या उसको कहूँ मलबा मुक्त स्पेस बनाने का हमारा लक्ष्य हमने रखा है 2030 का। ये भी ध्यान रखना, इसरो के 3 लक्ष्य हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आईपीएल में बतौर विकेट कीपर 5000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो चेन्नई सुपर किंग के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अभी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 28 रन बनाते ही आईपीएल में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर 5000 रन पूरे कर लिए। और इस प्रकार वे आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। अच्छा, आपको अगर याद हो तो हमने अभी पढ़ा भी था कि T20 फॉर्मेट में 300 कैच लेने वाले वो पहले विकेट कीपर बने थे। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखो कि अभी रोहित शर्मा ये महेंद्र सिंह धोनी के बाद आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अभी आपने पढ़ा था रोहित शर्मा अभी T20 में 500 छक्के लगाने वाले भी वो पहले भारतीय बने थे। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अप्रैल 2024 में दीपक पारेख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो दीपक पारेख वे अभी तक HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, पर अभी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, उनके जाने के बाद अब नए चेयरमैन कौन होंगे? तो वो भी मैं आपको बता दूं, के मिस्त्री। उन्हें अब उनके स्थान पर उनके पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये के मिस्त्री का भी नाम याद रखना। तो गाइज, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी इलेक्शन का टाइम है, सरकारें कुछ भी नहीं कर रही है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है मार्केट में। फिर भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं देश विदेश से, वो मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर के आ रहा हूँ। जितना भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यूं ना सोचें कि आजकल पहले जैसा कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है। भाई, मैं अपने हिसाब से तो बनाऊंगा नहीं कि अभी उस राज्य ने ये कर दिया, उस राज्य ने ये योजना शुरू कर दी। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना योजनाएं शुरू करूंगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, आप उसकी चिंता मत करो। फिर भी अगर आपको किसी को मन में कोई शंका होती है तो मैं तो आपको वो भी खुली छूट देता हूँ। आप किसी और चैनल पे, कोई बड़े बड़े चैनल के आप अगर बात करते हो, वहां पर भी जा करके देख लो। तो जो मार्केट में चल रहा है वही आपको मिलेगा। देखो, मैं किसी चैनल वालों की बुराई नहीं करता हूँ। यूट्यूब में सब पढ़ा रहे हैं, सबके अलग अलग होता है पढ़ाने का तरीका। जैसे कि हमारे स्कूल में जो गणित के मास्टर हुआ करते थे, आपके स्कूल में जो गणित के मास्टर होते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, कंटेंट तो वही है। वो भी 2+2 4 ही बताते हैं। हमारे भी मास्टर 2+2 4 ही बताते, वो 5 नहीं बताते थे। तो अभी आप कहीं पर भी चल जाओ, कोई अवार्ड अगर हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है हम उनसे एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, या हो सकता है वो हमसे एक दिन पहले पढ़ा दे। इसके अलावा अंतर आपको कंटेंट को डिलीवर कैसे कर रहे हैं या पढ़ाने का उनका तरीका कैसा है, हमारा तरीका कैसा है, बस ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बाकी कंटेंट में मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता है। फिर भी ये बात कोई नहीं बोलेगा आपको, ये बात मैं बोल रहा हूँ। कोई भी देख लो, आप कोई भी चैनल उठा करके, वो अपने चैनल पे कभी ये नहीं कहेगा कि आप वहां जाकर के भी पढ़ के देख लो। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल फ्री हो, फील फ्री टू गो एनीवेयर। अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट आता है तो कौन सा डाउट? कि आजकल प्रश्न इतने अच्छे नहीं आ रहे जो पहले आया करते थे। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। एक बार चुनाव हो जाने दो, फिर इतनी सारी योजनाएं ये लोग निकालेंगे ना,
फिर आप पढ़ते पढ़ते थकोगे, अरे यार इतनी कितनी योजनाएं आ गई, अभी अभी योजनाओं का अकाल पड़ रहा है, या जो भी सरकारें करती है उन सबका अकाल पड़ रहा है। ठीक है, तो जो मैं कहना चाहता था मैंने कह दिया, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप बिंदास रह के पढ़ो, बस रेगुलर रहो, इतना सा मैं आपसे कहता हूं। हमेशा रेगुलर रहोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। किसी कारणवश एक आध दिन छुट्टी हो जाए तो तीसरे दिन चौथे दिन जो आपका कंटेंट छूट गया वो आपको कवर करना है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कैसे करना है। करना है मतलब करना है, अपने आप से यही शब्द बोला करो कि भैया करना है मतलब करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। बाकी नई वाली क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन आ गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से आप जाओ। प्ले स्टोर पे अभी सर्चिंग में रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि वहां पे पुरानी एप्लीकेशन है, वो जब हट जाएगी तो फिर नई वाली एप्लीकेशन आएगी, क्योंकि उसमें इतने डाउनलोड्स हुए नहीं है अभी। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड कर। तो पहला प्रश्न पूछा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख कौन बने? नलिन प्रभार। फिर पूछे थे, केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? राजीव गौबा। फिर पूछा, अभी एक बुक आई है जस्ट अ मर्सिनरी, इसको किसने लिखा है? D सुब्बा राव। यही प्रश्न मैंने अभी आपसे पूछा था ना, ध्यान में रखना। फिर पूछा, हॉकी इंडिया ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? दीपिका सोरेन को। फिर पूछा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया 21 अप्रैल। फिर पूछा, स्वीडन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला अभी कौन सा देश बना? 38वां। फिर पूछा, 2023 में संपत्ति के आधार पर किस भारतीय बैंक को पहली बार S&P की टॉप 50 एशिया प्रशांत बैंकों की लिस्ट में शामिल किया? तो ICICI बैंक। फिर पूछा, सिंदेसर खुर्द खदान अब दुनिया की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है, ये किस राज्य में है? राजस्थान। फिर पूछा, केंटो मोमोटा ने अपने खेल से सेवानिवृत्त होने की, रिटायरमेंट होने की घोषणा कर दी, किस देश के हैं? जापान के। फिर पूछा, यह आखिरी प्रश्न था कि धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO बन गए कौन? अजीत कुमार के। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता कौन रहा? रनर अप पूछ लिया भैया, तो आंसर होगा इंडिया, क्योंकि इसमें विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, तो रनर अप इंडिया आ गया, आंसर होगा इंडिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।